यू सी हो जाता है, जरा एग्जामिनर ट्रिकी होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन शुरू के अटेम्प्ट्स में अपना पेपर भी सक्सेसफुल बनाना जरूरी होता है। उनकी भी थोड़ी मजबूरी होती है कि यार कम से कम 50% रिजल्ट तो देना ही है। तो अगर 50% रिजल्ट में भी हम नहीं आते तो फिर इसका मतलब हम कुछ खासे ही नालायक आदमी है, दो में से एक हम नहीं हो सकते। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें खुद पूछना चाहिए कि यार हमारा प्लान क्या है। नहीं बच्चों, ठीक है, फिर तो हमें खुद अपने प्लान पे शक हो जाएगा कि यार हमारा अपना प्लान भी तो होना चाहिए ना, क्या हाल है ये नहीं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसको टेक इट इजी, कोई ऐसा मसला नहीं है, कंफर्टेबली आप इसको पढ़ें, कोई मतलब इट्स नॉट अ वेरी बिग डील इंशाल्लाह। बट थिंग इज दिस कि वही तरीका, पहले 15 मिनट दे दें जाके रीडिंग को, जो जो मैंने पढ़ा है उसको गो थ्रू कर लें। और उसके बाद बच्चों सिर्फ क्या है कि जब आप अपना पढ़ने बैठें तो न्यूमेरिकल कोर्स से पहले इसको पढ़ें, क्योंकि न्यूमेरिकल कोर्स टाइम इतना खा जाता है कि हमारे थ्योरेटिकल के लिए टाइम आप निकालेंगे नहीं। और वंस यू लेफ्ट इट अनडन तो फिर वो अनडन होना शुरू हो जाता है काम। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को चाहिए कि इसको एक दफा पहले देख लो। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों के साथ जो बात कर रहा था कल उस पे पहले, सबसे पहले तो उसी को देखें आप। मैंने कल आप लोगों के साथ जहां से बात शुरू की थी ना, वो ये थी कि जी हम डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली तो ये हमारा चैप्टर डेटा के ऊपर ही सारा मुश्तमिल है। और डेटा के हवाले से हमने कहा था कि बेसिकली डेटा है रियलिस्टिक फैक्ट्स, क्या है रियलिस्टिक फैक्ट्स। लेकिन आगे जाके इसने डेटा की क्लासिफिकेशन में जाना शुरू कर दिया। इसने दो क्लासिफिकेशन हमें सिखाई, ये नहीं कि ये सिर्फ ये क्लासिफिकेशन होती हैं, देयर आर टू मेनी क्लासिफिकेशन, बट ही पिक्ड अप द क्वालिटेटिव डेटा। और क्वालिटेटिव डेटा को इसने दो हिस्सों में बांटा, एक नॉमिनल और एक आरडी। ये दोनों आप जानते हैं, नहीं जानते आप पिछला लेक्चर मेरा ले सकते हैं। आगे आगे बच्चों क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव डेटे को इसने दो हिस्सों में बांटा, एक एक कॉन्टिन्यूस और एक डिस्क्रीट। ठीक हो गया बच्चों। फिर आगे इसने ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से क्लासिफिकेशन शुरू कर दी। ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से इसने डेटे को तीन हिस्सों में बांट दिया। कल मैंने दो कहा था लेकिन आज तीन को सियासी में। एक है बेटा स्ट्रक्चरल डेटा, ये कल आपने बड़ी अच्छी तरह देखा था। और एक था अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, लेकिन चूंकि आज मुझे एक और की तरफ भी जाना है और वो है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। चौथी जो है वो है सोर्स के एतबार से, डेटा लाए कहां से, डेटा लाए कहां से। तो जहां से डेटा लाए हो बेटा, उसके अंदर आपने इसको ब्रेक किया है इंटरनल डेटा और एक्सटर्नल डेटा। मजीद इसके अंदर सब टाइप्स हैं, लेकिन जब मैं टॉपिक में जाऊंगा तो फिर आपसे बात करूँ। अपनी कॉन्टिन्यूटी के एतबार से मैंने क्वांटिटेटिव डाटा को क्वालिटेटिव को कवर किया है, क्वांटिटेटिव को कवर किया है, और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से कल थोड़ी सी बात कर चुका हूँ किसके ऊपर, स्ट्रक्चरल पे, और थोड़ी सी बात कर चुका हूँ अनस्ट्रक्चर्ड पे। आज मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ थोड़ा सा हवाला देके आगे चला जाऊँ। तो हम इसको जरा इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताता हूँ कि किताब में जो भी पैराग्राफ आपको मिलेगा, याद रखिएगा वो पैराग्राफ ऐसे नहीं आया, इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री होती है। ठीक है, किताब लिखने वाले को बहुत सारे कॉपीराइट्स का मसला होता है, इसलिए वो हिस्ट्री में से कुछ बता नहीं सकता कि ये फलां जगह हुआ था और ऐसे हुआ था। लेकिन हमें ऐसा कोई मसला नहीं है, हम तो डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस में तो कर सकते हैं। इससे जब मैं स्ट्रक्चरल डाटा की बात करूंगा ना, तो मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा मिसाल सबसे पहली इसकी बेटा। इफ यू नोट इट डाउन इट देन आई विल गो फॉरवर्ड, प्लीज जरूर। उतनी देर में सेक खा के सेहत बना को।
ये हमारे रिश्ते साहब है ना, बहुत ख्याल रखते हैं। क्योंकि मेरी तो वाइफ कहती है अगर जन्नत में औरत हुआ ना, ये आपकी नहीं होगी। यदि मेरे से ज्यादा प्यार रक्षण ज्यादा सारा दिन इतना नहीं दिखाया इसलिए नहीं। जब मेरा पाला जो पड़ता है ना, तो वह इधर रिश्ते होता है। मेरे सॉफ्टवेयर उसमें है रब नवाज, बड़ा कमाल आदमी। अच्छा, और एक मेरा सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है जो मैं शाम की जॉब करता हूँ, उसका नाम है पीर बख्श। अच्छा, ये नाम मिक्स भी हो जाते हैं मेरे से बस। रब नवाज को मैं पीर बख्श कह देता हूँ, उसको ये कह देता हूँ। अच्छा बच्चों, बैक टू द पॉइंट। अब आ जाए आपकी तरफ स्ट्रक्चरल डाटा। बेटा ये देखिए, स्ट्रक्चरल डाटा के बारे में हमने ये कहा था कि ये बड़ा ऑर्गेनाइज डाटा है। हम इसको बस यूं ऐसे जैसे पकड़ के सोसर नहीं रख देते ट्रेन, या कप को सोसर में रख, ऐसे एडजस्ट होता है अपनी स्प्रेडशीट के अंदर। उसको आप एक्सेल शीट कह लो, या आजकल टैब्यू आ गया है, तो उसके अंदर आप इसको एडजस्ट करें, मिनटों में डाटा एडजस्ट होगा। इसलिए हम कहते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन है, इसका एक फिक्स स्टोर्ड फॉर्मेट है। और वो इस तरह से है कि जैसे जूते कपड़ों वाली अलमारी में नहीं आ सकते, किताबें कपड़ों वाली अलमारी में नहीं जा सकती, कपड़े वाली अलमारी में कपड़े ही जा सकते हैं। तयशुदा कपड़े रखने का और जगह है और हैंग वालों की और जगह। ऐसे ही है, नंबर नंबर की जगह पे एंटर करोगे, नेम नेम की जगह पे एंटर करोगे। और अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? हमने पहले तो होता था एक एक हमारी डिस्क्रिप्शन होती थी डेटाबेसिस के अंदर। हमने डिस्क्राइब किया होता, पता क्या लिखा होता था? गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गार्बेज एंटर करोगे ना डेटाबेस में, तो गार्बेज ही मिलेगा। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ कि जितने पॉपअप मेनू हम डिजाइन करते हैं ना ऑर्गेनाइज डाटा के लिए, स्ट्रक्चर डाटा, उसके अंदर हमने चेक लगाए थे। अगर आप नंबर की जगह करेक्टर ऐड करोगे ना, तो नीचे ही आपको इंस्ट्रक्शन आ जाएगी ये यहाँ नहीं चलेगा। तो इस तरह हमने इसको काफी कंट्रोल कर लिया। लेकिन अभी भी ये मसला है कई जगह, अभी ये मसला कई जगह है और होता रहता है। अच्छा बच्चों, अब ये कि ऑर्गेनाइज है, स्टोर किया जाता है फिक्स फॉर्मेट में। इसके रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, जैसे कि उसने मिसाल दे दी टैब्ल्यू की, यहाँ स्प्रेडशीट यानी एक्सेल की। और उसके साथ साथ इसका सेट स्कीमा होता है, ये जो मैंने कहा ना, बास्केट जो जिसके अंदर जो फिट आना है वही आना है, ये स्कीम है उसका। मेकिंग इजी टू सर्च एंड एनालाइज, इसको सर्च और एनालाइज करना बहुत आसान है, सिंपल। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई कि इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो बिल तरतीब तरतीब आसानी से दी जा सकती है, हमने से स्ट्रक्चर कह दिया। लेकिन अगर मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ की मिसाल दूं, तो कल जो हमने डाटा पिक किया था ना, या जो पैराग्राफ लिखे थे, लाया कहां से था? आपने नेटफ्लिक्स का नाम सुना हो? तो नेटफ्लिक्स क्या था बेसिकली, इसकी हिस्ट्री क्या है? नेटफ्लिक्स सिर्फ एक जो है वो रेंट आउट करने वाला एक आउटलेट था, जो मूवीज रेंट आउट करता था लोग। यानी इसकी हिस्ट्री क्या है? बैक इन 2000 नेटफ्लिक्स वाज ओनली डीवीडी रेंटल सर्विस। लेकिन उस रेंटल सर्विस में एक ह्यूज ड्रॉबैक आना शुरू हो गया। यानी पहले मूवीज बहुत लोग मांगते थे, अब मूवीज मांगने आता कोई नहीं था, इनको पूरा नेटवर्क बैठना शुरू हो गया। अब इनका काम जो था वो, उन्होंने कहा, उन्होंने एक स्ट्रक्चर डाटा इकट्ठा करना शुरू किया। स्ट्रक्चर डाटा में इन्होंने देखा कि कौन सा बंदा कौन सी मूवी रेंटेड आउट करता है, और उसके बाद टाइम एंड डेट। तो बाद लोग आते ही वीकेंड में, और बाद लोग वर्किंग डेज में भी मूवी लेके जा रहे हैं। क्या हाल है बेटा? देन यू सी, रेट किया उन्होंने स्टार्स को 1 to 5। और यानी जाहिर है ये जो स्ट्रक्चर डाटा होता है, इसमें हम रेट कर सकते हैं ना, सेटिस्फाइड, fully satisfied, unsatisfied, and then categorize your preference, action, comedy, drama। आप क्या देख रहे हैं? एक्शन देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, ट्रेजिडी देख रहे हैं, ठीक है, रोमांटिक देख रहे हैं। तो उन्होंने सबका एक प्रोफाइल सेट कर दी।
उसको ऑर्गेनाइज रखेगी। एक एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे दी, जैसे कस्टमर आईडी है, उसके साथ उसने जो मूवी देखी है, ठीक है जी, और वो किस पर्टिकुलर जिन पर्टिकुलर कॉमेडी में जाता है, ठीक है जी, रोमांस में है, रेटिंग क्या कर रहा है, और डेट्स में। यहां से हमने अंदाजा लगा लिया कि जो बंदा रोमांस मूवी देख रहा है, जो बंदा एक्शन मूवी देख रहा है, जो बंदा साइंस फिक्शन देख रहा है, उसका प्रोफाइल बन गया। प्रोफाइल बनने के बाद जो भी उसका इंटरेस्ट था उसको हम पहले ही एक मैसेज कर दें कि भाई टर्मिनेटर 2 आ रही है, तेरे काम की चीज है, ठीक है जी। हो सका तो उसका क्लिप भी रिलीज करा दिया, जो प्रोड्यूसर ने दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर ने वो आगे दे दिया। अब उसका नतीजा ये कि हमने डेटे की मदद से पहले ही कस्टमर को बता दिया कि तेरी पसंद की चीज आ रही है। अब ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब देखिए, इससे क्या हुआ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन शूट अप हो गई, यानी इंक्रीज नहीं, शूट अप हो गई। और क्या होगा बच्चों, कैंसलेशन वेंट डाउन हो गई, यानी नीचे चला गया कि मूवी बुक कराई, ली नहीं। और फिर बच्चों, डेटा ड्रिवन पर्सनलाइजेशन हो गई, यानी हर बंदे का पर्सनल डेटा आ गया आपके पास, आपको उसका इंटरेस्ट पता लग गया, क्या हाल। तो अब क्या होने लग गया कि वो पहले से ही उस चीज के लिए अरेंज होता है। अब मैं अक्सर जब मरी जाता हूँ या स्वाद जाता हूँ, मैं खाली होटल देखता हूँ ना, तो मन से कहता हूँ ये सब तुम लोगों की धमाका, इसमें से एक भी खाली नहीं हुआ। यानी मैं अपनी फैमिली को सैर करने पता कब लेके जाता हूँ, एक तो कुदरती तौर पे ना, मुझे महीना मिलता है अगस्त का जाना। आप जान सकते हैं अगस्त का क्यों मिलता होगा, क्योंकि वहां एक ब्रेक आता है, आपके पेपर है, मैं फारिग हूँ, ठीक है ना, तो मुझे ब्रेक मिल जाता है। तो मैं, अच्छा दूसरा, उन दिनों होटल सस्ते होते, छुट्टियां खत्म हो गई तो होटल भी सस्ते। तो मैं कहा यार तुम लोग क्यों नहीं प्रोफाइल रखते हम लोगों का। अब मरी एक ऐसी जगह है बच्चों, जहां एक ही छोटी सी जगह पे आबशार भी है, जंगल भी है, पहाड़ भी हैं, हर चीज इकट्ठी है, और साथ केपीके लगता है, और उसके आगे उसका भी खूबसूरत इलाका है लुथिया विलेज। यार तुम लोग पर्सनलाइज करो और देखो किसकी क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग है, और उसको पिक करके तुम लोग क्या करो, उसको मैसेजिंग करो। जैसे सितंबर और अगस्त मरी में खूबसूरत तरीन होता है क्योंकि क्लाउड नीचे आ जाता है ना। तो आप कोई पिक्चर, कोई क्लिप भेजें, उसको बताएं यार कि आजकल क्लाउड नीचे आया हुआ है, इज योर डेज, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अब आ जाते हैं आप अनस्ट्रक्चर्ड डाटा पे। अब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बच्चों वो डाटा है जो विदाउट फिक्स फॉर्मेट होता है, आप इसे किसी फॉर्मेट पे लेके नहीं जा सकते हो, मेकिंग इट हार्डर टू स्टोर इन एन ऑर्गेनाइज पैटर्न में आप इसे स्टोर नहीं कर सकते, और कैन नॉट बी यूज टू एनालाइज ट्रेडिशनल डेटाबेसिस स्टोर भी नहीं कर पाते। तो हम जब पीएचडी कर रहे थे, तो जो सबसे बड़ा रोला होता था, ये होता था हमें रिसर्च आर्टिकल पढ़ने होते थे, और उस रिसर्च आर्टिकल में एक ही वेरिएबल का नाम हर राइटर दूसरा रख देता था, और सबसे ज्यादा मसला पड़ता है लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट द रन टाइम। अब तो खैर बड़े टूल्स आ गए, आप उनसे आसानी से कर सकते हैं। मैंने एनएलपी का नाम दिया था, आज भी थोड़ा सा सुनाऊंगा इसके बारे में। तो ये क्या होते हैं बच्चों, ईमेल होते हैं, इमेजेस होते हैं, ऑडियो होते हैं, वीडियोस होते हैं, और ये हमें बता रहे होते हैं कि किस तरह से आपने चीजों को लेके चलना है और किसका क्या इंटरेस्ट है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, आप अपना मोबाइल पास रखिए, आप बात कीजिए रोबोटिक्स पे, मोबाइल ही होना, आप रोबोटिक्स पे बात कीजिए, आपका मोबाइल सुन रहा है, पीछे एक जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर काम कर रहा है, वो हर बंदे का पिक कर रहा है। इवन इस हद तक कि अगर आपकी बीवी कहेगी ना घर में लॉक खराब है, सॉरी आपकी वालदा कहेगी कि घर में लॉक खराब है, हाँ जी, आप थोड़ी देर बाद ऑन कीजिएगा, आपको लॉक की आइडेंटिटी। रीजन, वो मुस्तकिल काम कर रहा है और ये स्ट्रक्चर डाटा नहीं है। आज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ज्यादा कीमती हो गया और ज्यादा यूजेबल हो गया, और इसकी मिकदार उससे कहीं ज्यादा है।
तो देखिए इसकी मिसाल यूं है कि आप ये कह लीजिए कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, हार्डर है ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना मुश्किल है, और आता क्या है, टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह। हमारा जो ज्यादातर डाटा बड़ा है वो मेरा बना है सोशल मीडिया पोस्ट से। और सोशल मीडिया पोस्ट से लोगों को बिहेवियर को इफेक्ट किया जा सकता है। फिर ट्विटर आ गया, उसके साथ साथ जो है बच्चों स्नैपशॉट आ गया। तो इन्होंने हमारे इमेजेस, इमोजीज, इन्होंने हमारी सोच बदलनी शुरू कर दी, यानी जहन साजी शुरू हो गई। ठीक है। और उसके साथ साथ बच्चों वैल्यूएबल कम्युनिकेशन फॉर कस्टमर्स, वेंडर्स, एम्प्लॉयज, उसके मतलब कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शुरू हो गई, जबकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग शुरू हो गई। आपने तो वो दौर नहीं देखा जो हमने देखा है, तो वेरी डिफिकल्ट टाइम। मैं एक सेल्स में होता था, वहां पे फ्रंट ऑफिस में 15 गर्ल्स एंड 7 बॉयज होते थे मेरे पास, और मुझे उसको रन आउट करना होता था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रोसेस नहीं था जिससे मैं उनका बिहेवियर समझ सकता, और वो जरूरी था। तो देन क्या होता था, दो लड़कियों में लड़ाई हो जानी, पहले मैंने जाके अपनी बीवी से बात करनी कि ये लड़ाई हुई, इन्होंने एक दूसरे को ये कहा है, और फिर मैंने क्या करना कि उससे बिहेवियर समझ के आगे फिर इनको ट्रीट करना। बट आई ट्रीट, बिकॉज बिहेवियर समझने के लिए आपको समझना पड़ता पूरी इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। तो ये चीज है। अब अगर आप देखें, ये आज का दौर उस हवाले से आसान है। जैसे आप देखिए, स्टारबक्स का नाम सुना है आप बच्चों ने? एक बहुत बड़ा कॉफी नेटवर्क स्टोर है अमेरिका। स्टारबक्स के साथ ये हुआ बच्चों के, फ्यू इयर्स बैक ना, एक आप कह लीजिए उन्हें एक मसला पैदा हो गया, जिसके अंदर उन्होंने देखा कि कस्टमर के टेस्ट में चेंज आ रहा है। पर्टिकुलरली जब एक्स से वाई जनरेशन में गए, और जब हम जी में आए, तो बहुत फर्क है। जी जनरेशन वो है जो स्मार्टनेस के लिए टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करती है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम टेस्ट को छोड़ो, कोई बात नहीं। एक्स जनरेशन टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, मुझे खालिस चीनी ही चाहिए। वाई जनरेशन इन बिटवीन थी। और जी जनरेशन के अंदर क्या है, वो कहते हैं भाई फिटनेस रहनी चाहिए, चाहे 32 घंटे मुझे, सॉरी 72 घंटे खाना ना खाना तो उसका ही, और करते हैं, सेक्रीफाई करते हैं। अच्छा बच्चों, सो तो मसला ये आ गया कि उन्होंने क्या किया कि एक डाटा कलेक्ट करना शुरू किया, और उसके अंदर उन्होंने सोशल मीडिया से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से कस्टमर रिव्यू लेने शुरू किए। और इन दिनों मैकडोनल्ड के खिलाफ भी एक केस चल रहा था, सॉरी केस नहीं, एक पॉपुलर कंपेन चल रही। वो कंपेन ये थी कि मैकडोनल्ड ने टेस्ट को हाईफाई करने के लिए कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल कुकिंग ऑयल को ड्रॉप करके घी इस्तेमाल, और घी का फ्लेवर ऑयल से मच ऊपर होता है। आप देखिए ना, अगर मैं किसी भी होटल में जाके खाना खाऊं ना, तो मेरी बीवी के मार्क्स 100 में से 80 हो जाएंगे, सिर्फ खाना वहां से लेने में। क्यों? बीवी को मैंने बाउंड किया तूने ऑयल में पकाना है, और वहां कोई पाबंदी नहीं है। वो बनास्पति घी में पकाते हैं, खाने का 20% टेस्ट तो वैसे ही ऊपर चला जाए। और तो वो कंपेन हो गई थी ओबेसिटी के खिलाफ, इसके मैकडोनल्ड के, और वहां क्लाइंट टेस्ट कस्टमर कम हो गया था। अब ये चीज स्टारबक्स को तंग कर रही थी कि हम भी तो चीनी पिला रहे हैं लोगों को, और दूसरा हम जो है वो क्या कहते हैं, नेचुरल मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं यार, इसके ऊपर काम करो। उन्होंने डाटा इकट्ठा किया, उन्होंने दे यूज अ टेक्स्ट माइनिंग एंड सेंटीमेंट एनालिसिस यूज किया। यूज करने के बाद बच्चों, दे सी दैट पीपल वांटेड डेयरी अल्टरनेटिव एंड लेस शुगर ऑप्शन। उन्होंने कंक्लूड कर लिया कि लोग अब डेयरी मिल्क के लिए जाना पसंद नहीं करते, और वो क्या चाहते हैं, लेस शुगर। यानी मैं आप बताता हूँ, आज लोग इतने इंफॉर्मेटिव हो गए, मैं इसके बाद बात करता हूँ, उन्होंने फाइंड आउट कर लिया। अब उन्होंने कौन सा मिल्क इंट्रोड्यूस कराया बच्चों? आलमंड और कोकोनट मिल्क, ओट मिल्क। और इन्होंने क्या किया कि द शुगर कॉन्शियस लोगों के लिए लाइट वर्जन ऑफ पॉपुलर और अनस्ट्रक्चर्ड जो है ना, वो सारा उन्होंने इकट्ठा कर लिया डाटा, और उसको कन्वर्सेशन करके उन्होंने लोगों में पॉपुलराइज कराया कि हम तो ये यूज कर रहे हैं, आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं। नतीजा ये कि उनकी सेल शूट करना शुरू हुआ। ये बच्चों
यूज आ गया किसका, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, तो उन्होंने वहीं से काम को किस तरफ मूव कर दिया। अच्छा, मैं एक दफा एक इसी तरह का रिसर्च कर रहा था अपने जात के लिए। एक बांग्लादेशी मुझे मिला। वो होता है, एक कभी कभी ना पेपर पढ़ने के लिए हमें करीबी मुल्कों में जाना पड़ता था, एमफिल लेवल पे पहले, अब तो इतना नहीं है, जब ट्रेडिशन ज्यादा फैला तो बांग्लादेश में मैंने एक बंदे से पूछा, बांग्लादेशी से, कि हम लोगों के यहाँ एक मिथ है कि राइस खाने से बंदा मोटा होता है और रोटी खाने से इतना मोटा नहीं होता, जबकि आप तो खाते ही राइस है, तो आपके यहाँ डायबिटिक भी कम है और हाइपरटेंशन भी कम है, तो इसकी क्या वजह। तो मैं हैरान हो गया, उसने बताया कि टर्किश और हम लोग और अरब लोग चावल बगैर दूध के पकाते ही नहीं। यानी हम चाहे उबले हुए चावल खाते हैं, चाहे हम पुलाव खाएं या बिरयानी जो भी पकाते हैं, हम उसमें दूध शामिल करते हैं। और दूध जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा स्लो करता है, इसकी शुगर की प्रोडक्शन इतनी फास्ट होती नहीं है, और आप खालिश फॉर्म में चावल पकाते हैं जिसकी वजह से डायबिटिक लेवल शूट करता है। और दूसरी बात वो कहता है ये जो अरब मुल्क हैं, ये गॉट मिल्क यूज करते हैं ये लोग, लेकिन हम लोग कोकोनट मिल्क यूज करते हैं, और कोकोनट मिल्क बहुत सेफ है। और जिस ऑयल में वो खाना पकाते हैं वो भी कोकोनट, कोकोनट तो गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है ना, ये वजह है। अच्छा बच्चों, अब लोगों में एक रीडिंग आ गई। मैं यार जरा यहाँ मुहतात होकर पाकिस्तान का भी एक जिक्र कर देता हूँ, और ये मैं जूस की बात कर रहा हूँ, शेजान जूसेस की। शेजान जूसेस के मुतालिक एक कंपेन चल गई एक स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप की तरफ से, कि ये लोग कादियानी हैं, पहली बात। और कादियानी कहने पे भी उनकी सेल पे कमी आई, लेकिन इतनी नहीं आई। उन्होंने साथ ये भी कर दिया कि ये लोग जो हैं इसराइल को सपोर्ट करते हैं, और इन पैसों से ये अफ्रीका में कादियानी फैला। ये हमारे क्लास तक की बात नहीं कर, तो नतीजा ये हुआ कि शेजान की सेल नीचे जानी शुरू कर दी। लेकिन ये दौर उसका था जब फेसबुक और सोशल मीडिया नहीं था। अनलकीली कह रहे हैं, लकीली, बल्कि उनके लिए तो लकीली हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो शेजान प्रोडक्ट्स थे या शेजान कंपनी थी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, वो आईपीओ में चले गई, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और उन्होंने शेजान को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड डिक्लेयर करवा दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ कि शेयर्स चले गए मल्टीपल लोगों के पास। और आप हैरान होंगे, जिस रिलीजियस ग्रुप ने उनके ऊपर ये सारा काम किया था, जाहिर है रिसर्च तो उनकी भी थी, उन्होंने उसको ज्यादा शेयर बेचे ऑन वेरी इकोनॉमिकल प्राइस। लेकिन ये मेरे कंफर्म कोई नहीं, आई डोंट हैव द डेटा, इज जस्ट अ कंक्लूजन। तो उन्होंने उसको बेच के एंड देन दे रिजॉल्व द इशू, तो उन्होंने उस इशू को रिजॉल्व कर, राइट बच्चों। देखिए मैं बात कर रहा हूं जब आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। आप देखिए रिलीजियस लोगों की जो ओपिनियन है वो सारी, ठीक है ना, तो सारी जो डिस्कशन है, ठीक है, एक मिनट का मैं आप लोगों को वेटिंग करके पूरे स्टाफ के यार बात ये है कि आप लोग बॉडी को किस तरह से एक दूसरे की बात होता है ना, आप क्या आप मीटिंग बाद में करें जो भी करेंगे, आप बैठे हैं मुझे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे काम को इंटरेस्ट नहीं चाहिए। क्योंकि मैं लास्ट क्लास में मेरी जो रिकॉर्डिंग हुई है उसको लेकर डिलीट सफर करवा सकती है, तो मैं तुमको इस चीज की बात है बोल रहे आप। हमारी कोशिश है कि वो कमरा मिल जाए हम वहां पढ़े। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल नहीं, ठीक है बच्चों। अच्छा, असल में क्लास का ये होता है कि एनीबॉडी इज कमिंग और गोइंग, द कल्चर इज चेंज्ड। अच्छा बच्चों, अब आ जाए सेंटीमेंट एनालिसिस। दुनिया का सबसे बड़ा मसला जिसको ड्राइव किया गया, इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस है जज्बात को समझना, किसी के जज्बात को समझना। तो दुनिया में ऐसे लोग बहुत कामयाब हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस करते हैं, इवन आपकी ऑडिट फर्म में। मिसाल के तौर मैं मिसाल देता हूँ ना आपको। देखिए मुझे ये बताओ, मेरी आपकी मुझसे क्यों नाराज है? जो वो कहती है क्या और उसके दिल में क्या है? मेरी वाइफ मेरे से ऐसा बिहेवियर क्यों रखती है, मेरी मदर मेरे से ऐसा बिहेवियर क्यों रखती है, इसके इनके दिल में क्या है, एक्चुअल मसला क्या है? तो ये मैं समझता हूँ ये इमोशनल
इंटेलिजेंस। और ऐसे लोग बहुत कामयाब होते हैं, उसकी वजह ही होती है कि जो अपनी सोशल लाइफ में सक्सेसफुल है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। इसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। घर में सुकून है तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे ना। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा, अब देखिए बात आ गई क्या, सेंटिमेंट एनालिसिस के। आप दूसरे के जज्बात को समझे। तो आप जब ऑडिट फॉर्म में जाते हो बच्चों, तो पहले 6 माह से 1 साल या सवा साल होता है आप अपना काम करें। लेकिन जैसे ही साल, सवा साल, 1.5 साल गुजरता है, अब तो वैसे भी 3 साल के लिए जाना है, तो आप टीम में ऊपर आना शुरू हो जाते, सुपरवाइजरी लेवल पे नए हायरिंग हो जाती। तो फिर वो बच्चे आपके अंडर आ जाते, और वहां पे आपको लीडरशिप की असल जरूरत उस वक्त पड़ती है कि आपने लीड करना है। तो आपने इनका सेंटीमेंट समझना है। कोई लेट आएगा, अकोमोडेट करना पड़ेगा। कोई गलती करेगा, अकोमोडेट करना पड़ेगा। आपको उनके ऊपर रोब नहीं डालना, आपको अपनी काबिलियत से उनको इंस्पायर करना है। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए सेंटीमेंट एनालिसिस ने बड़ा कमाल किया। ये एक ऐसा टूल आ गया है जिससे आप फाइंड आउट कर लेते हो और कस्टमर का फीडबैक ले लेते हो कि ये हमारे मतलब पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, ये राय ही नहीं रखता, न्यूट्रल। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे कल भी बात की थी, आज भी करूंगा, कि ओपिनियन लेना एक टेक्निकल मसला, कि ओपिनियन भी लेनी है और दूसरे को ये भी नहीं पता आप पूछ क्या रहे हैं। सही बच्चों? अच्छे, अब देखिए बात आ गई ये कि अगर मैं सेंटिमेंट एनालिसिस की बात करूं तो अभी हम स्टारबक की बात कर रहे हैं। दोबारा फिर क्यों, हुआ ये था 2018 की बात है। ये बंदा जिसकी तस्वीर मैंने छापी है, ये वहां आया एक दोस्त के साथ। और हुआ ये कि वहां इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया। और जब ये इसने वॉशरूम यूज करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमने ऑर्डर तो किया ही नहीं, आप ऐसे ही यहाँ बैठे हैं। उसमें कोई हल्की सी कोई हार्डवर्ड का तबादला हो गया तो मैनेजर साहब ने पुलिस को बुलाया और इसको अरेस्ट करा दिया। अब अरेस्ट कराया तो ये क्लिप जो है, ये जो वीडियो है, ये वायरल हो गई। एक नेगेटिव सेंटीमेंट फैल गया पूरे मुआशरे में। उसका नतीजा ये निकला कि जी स्टारबक जो है ना, उसके तो जनाब बाइकआउट होना शुरू हो। लोगों ने क्या किया बच्चों, बाइकआउट करना शुरू कर दिया और ट्रेंडिंग डाउन शुरू हो गई। पहले इन्होंने सोचा कि हम स्ट्रक्चर डाटा से मदद लेते हैं, लेकिन उन्होंने, जो उनके जनरल मैनेजर से, उसने कहा कि नहीं, स्ट्रक्चर डाटा तो कलेक्ट करने तक तीर चल चुका होगा, हमें जो डाटा पड़ा है सोशल मीडिया पे उसी को लेना। तो उन्होंने उसी को लिया और सेंटीमेंट एनालिसिस शुरू कर दिया। उन्होंने मॉनिटर किया मिलियंस ऑफ ट्वीट, पोस्ट और कमेंट्स, रियल टाइम एनालाइज करके बच्चों पता चला कि 65% ऑफ ऑनलाइन सेंटीमेंट वाज नेगेटिव। नाउ दे, अब देखिए मालूमात आ जाए तो फैसला करना आसान हो जाता है। अब हुआ ये कि विद इन फर्स्ट 24 आवर स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज के अंदर वो बात फैल चुकी थी। तो ये तो डिक्लाइनिंग पे जा रहा था। अब उन्होंने इमीडिएटली क्या किया, पुश किया स्टारबक्स मैनेजमेंट को और बोल्ड एक्शन लिया कि अगर बचना है तो यही रास्ता है, वरना डेथ सामने नजर आ रही। और उन्होंने क्या किया बच्चों, अनाउंस द क्लोजर ऑफ 8,000 स्टोर ऑन, इसके लिए रेशियल बेस्ड ट्रेनिंग के लिए, कि इनको बाइस रेशियल बाइस ट्रेनिंग दी जाए, कि इनको बताया जाए कि इंसान एक ही होता है। ठीक है ना? अब ये वो ट्रेनिंग है बच्चों जो खुद पर हजरतुल विदा की एक लाइन से आपको मिल जाएगी। अरबी और अजमी, और अजमी को अरबी पर कोई फौकियत अगर है तो किसकी बुनियाद पर? तकवे की बुनियाद पर। काले को गोरे और गोरे को काले पे कोई फौकियत नहीं है। दिस दिस वाज द थीम ऑफ दिस ट्रेनिंग। यानी कि आप जो भी कह लें, एंडिंग 14,000 15,000 साल पहले की बात है, वो ये इसके अंदर। अच्छा, एंड देन यू सी कंपेन शोइंग कमिटमेंट टू इंक्लूसिविटी, और उसके अंदर सेंटीमेंट स्टोर किया गया सिग्निफिकेंटली, और उन्होंने अब अपना सेंटीमेंट इंजेक्ट कर दिया इंक्लूसिविटी का, कि हमारे नजदीक कोई काला गोरा बड़ा छोटा नहीं है, हम सबकी इज्जत करते हैं। और स्टारबक रीगेन मच ऑफ द कस्टमर एंड ट्रस्ट हैज, क्या बच्चों, द ट्रस्ट इट हैड लॉस्ट। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को वापस ले आया। तो ये ऐसे ही जैसे इंसान एक गलती कर दे लेकिन दूसरी तरफ इतनी बड़ी नेकी करे कि घर वाले कहें यार ये इस लिहाज से बुरा है लेकिन इसमें ये अच्छाइयां भी।
राइट बच्चों? तो दे हैव एक्सेप्टेड इट एंड दे किक बैक टू द बिजनेस। बट उन्हें किस चीज ने सपोर्ट किया? अगर वो जाते स्ट्रक्चर डाटा की तरफ तो उन्हें डेटा कलेक्शन में ही इतना टाइम लग जाना था कि वो अपना फैसला करने में बहुत टाइम लगाते हैं, और वहां तो एक एक आर उनकी डेथ करीब आती जा रही थी ब्रांड की। अच्छा बच्चों, अब इन्होंने ये सारा काम किया बच्चों किसकी बुनियाद पे? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये एक और कंपनी का मैं बात करता हूँ, एक ब्रांच ऑफ एआई जो हेल्प करती है कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में ह्यूमन लैंग्वेज को, सेंटिमेंट एनालिसिस को, चैट बॉट्स को, और टेक्स्ट एनालिसिस को। तो ये एनालिसिस करके बाहर रिपोर्ट में जनरेट कर देता है, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से भी हमें मालूमात इकट्ठी करके दे दे। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा, अब देखिए यहां पे आपने अमेजोन का नाम सुना होगा। अमेजोन में जो है प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स जो हैं वो, उन्होंने एक एनालिसिस किया। एनालिसिस ये किया कि हम ये देखते हैं कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट जिसमें हम जो है वो प्रॉफिट मार्जिन हाई रखना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस जब कमेंट्स आते हैं तो लोग उसके खिलाफ कमेंट्स ज्यादा दे देते हैं और वो प्रोडक्ट नीचे चला गया। वो उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि हमारे लिए अब नॉर्मल प्रॉफिट है ही नहीं, हमें क्या करना है, रेट टू रेट नॉमिनल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट चार्ज करते हुए अगर तो हम क्वालिटी प्रोडक्ट देते रहेंगे तो सोशल मीडिया हमें सपोर्ट करता रहेगा, हमारा कारोबार चलेगा। और अगर हम ये ना कर सके तो फिर हमारा काम क्या होगा, वी विल बी वेस्ट। तो ये सारा काम इन्होंने पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल ओपिनियन किए किसके साथ? सेंटीमेंट एनालिसिस थ्रू एनएलपी, जिसने इन्हें सपोर्ट किया और बड़ी स्पीड से एनालिसिस एंड डन इट। तो राइट डायरेक्शन में मूव किया, और आज आप अमेजोन को तो सब बच्चे जानते ही हैं कि कितना सक्सेसफुल। क्या हाल है बच्चों? अब देखो, अब ये जो आपने अभी पढ़े बच्चों केस स्टडी और ये आपकी किताब का केस स्टडी, जरा उनको देखें और इसको देखें, आपको साफ पता लग जाएगा कि राइटर ने पहले ये सारा लिटरेचर पढ़ा है और फिर उसके बाद हमारे लिए केस स्टडी प्रोड्यूस किया। उसकी लिमिटेशन ये है कि वो कंपनी का नाम किताब में नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? एक तो उसके लिए पेशगी अप्रूवल चाहिए, राइटर्स ले लेते हैं, और दूसरा किसी भी प्रोफेशनल बॉडी के लॉ में लिखा है किसी कंट्री को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका नाम यूज नहीं करेंगे, अनबाइस्ड नहीं होंगे, और किसी कंपनी को भी आप नहीं देंगे, वरना लगेगा ये कि आप और वो आपस में कोई एक कोई लिंक है। तो इसलिए बात सही हुई है, कहता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा लाइक रिटेल इंडस्ट्री बिजनेस often uses unstructured data from social media to track customer sentiment reviews। कि जो रिटेल इंडस्ट्री है वो सेंटीमेंट्स डाटा को वहां से पिक करती है, वो अभी आपने देखा वो एक्चुअली अमेजोन से लिया है। एंड देन a larger retail chain might analyze the customer comments। तो हम कस्टमर के कमेंट्स को एनालाइज कर लेते हैं वाया फेसबुक, ट्विटर अकाउंट, ठीक है ना बच्चों, एंड बाय यूजिंग sentiments analysis tools can identify whether the customer are satisfied or dissatisfied, which help them to make data driven decisions about inventory, marketing and product improvement। तो हम उस डाटा को इस्तेमाल करके अपनी इन्वेंट्री का फैसला करते हैं। जैसे कल मैंने कहा था जो जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है वो ज्यादा रखने पड़ेंगे, और जो स्लो मूविंग है वो कम, और जो जो बिल्कुल ही मूव नहीं करते वो कम से कम वैरायटी पूरी करनी है, एक्सपायरी से पहले जो भी है आपने रखना है उसको, ठीक है जी। तो ये डाटा ही हमें बताएगा और प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे करना है। और फिर हमारे फैसले जो है वो ऐसे नहीं होंगे कि हमने किसी बगैर सोचे समझे फैसला कर लिया, वो डेटा ड्रिवन होंगे। और डेटा ड्रिवन फैसले हमेशा क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि कवर लेडी जो कॉस्मेटिक बनाने वाले थे, उसको जिलेट ने अक्वायर इसलिए किया था कि जिलेट कहता था कि मेन स्किन के मतलब तो हम बहुत जानते हैं, लेकिन फीमेल की स्किन के मतलब हमारे पास कोई डाटा नहीं है। और सिर्फ डाटा की खातिर, और वो खासा महंगा बिका था। और फिर क्या हुआ कि जिलेट को
उसने ट्विटी ने एक्वायर किया था, और उन्होंने इसलिए किया था, डेटा वही था जो कवर लेडी का है, उसके लिए उन्होंने ये काम किया। तो डेटा की इतनी अहमियत है जिसके लिए सारा काम किया जाता है। अच्छा बच्चों, अब इसको देखिए, अगर ऐसा केस स्टडी आ जाए तो हमसे क्या मांगते हैं। देखिए, पहली तो बात ये हमें ये पता होना चाहिए, लिखना चाहिए कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का मतलब है जो इमोजीज और इमेजेस वगैरह पे मुश्तमिल है, और जो स्ट्रक्चर नहीं है, किसी चीज में ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकता। अच्छा, और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए स्पेसिफिक क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। वो टूल्स ही जो है उसको एआई बेस्ड टूल्स होते हैं, जिसको पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल ओपिनियन में लेकर जाते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है कि 60% पॉजिटिव कमेंट है, 30% नेगेटिव कमेंट है, 10% न्यूट्रल है। तो वी गॉट इट कि जो चीज पॉजिटिव है इसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है, जो चीज नेगेटिव जा रही है वो वीकनेस है, उसको हमने क्या करना, ओवरकम करना है, कि इसको हम किस तरह से ठीक करेंगे। और अगर हम इसी तरह कर लें तो कस्टमर्स, जिस सेटिस्फाइड कस्टमर की सेटिस्फेक्शन क्या कर सकेंगे, इंप्रूव कर सकेंगे, और अपने मतलब पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को प्रमोट कर सकेंगे, और मार्केटिंग एंड स्टॉक को बहुत बेहतर कर सकेंगे। और क्या होगा, जो स्पेसिफिक इशूज है उसके अंदर हमें रिपीटेड सेल्स मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा बच्चों, ये हो गया जी क्या हमारा जो केस स्टडी। आगे आ गया अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इन हेल्थ इंडस्ट्री, ये आप खुद कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने इसका सोल्यूशन जो है रखा हुआ है, लेकिन कोशिश कीजिएगा पहले आप लिख लीजिएगा खुद से, और फिर इसको मैच कर लीजिए। सही है, बेशक पहले वाले को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, फिर दूसरे वाले को सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद उसका सोल्यूशन देख लीजिएगा बेशक। अच्छा बच्चों, अब मैं जाने लगा हूं नए टॉपिक की तरफ, बिल्कुल नया टॉपिक आपके लिए। वो कौन सा है, शाबाश, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा आप काफी देखते हैं, और अनस्ट्रक्चर भी देख चुके हैं। आप कौन सा देखने लगे, सेमी स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये जानना बड़ा जरूरी है, सुनिए सुनिए बड़े गौर से देखें। स्ट्रक्चर डाटा मैंने किसे कहा बच्चों, जो किसी डेटाबेस में, एसक्यूएल डेटाबेस में ना, या किसी एक्सेल शीट पे पड़ा हुआ स्ट्रक्चर्ड। और अनस्ट्रक्चर कौन सा बच्चों, जिसका कोई क्लियर फॉर्मेट है ही नहीं, या वो इमेज है, या वो वीडियो है, या वो वॉइस नोट। और सेमी स्ट्रक्चर इन दोनों के कहा आएगा, दरमियान में। और इसको सुनिए, falls in between and it has some organized but not strict as structured है। इसके पास कुछ ऑर्गेनाइज है और कुछ अनऑर्गेनाइज है, तो ये दरमियान में है। नॉट बिटवीन द अनस्ट्रक्चर्ड, नॉट बिटवीन द स्ट्रक्चर्ड। इसके लिए ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा हमें समझने के लिए। और इसकी डिस्क्रिप्शन भी देखिए, कोई खास डेफिनेशन ही नहीं। इट इज नॉट लाइक स्ट्रक्चर्ड डेटा, we can make it a, place it on an Excel table, and it is not unstructured, so we need a NLP analysis or sentiment analysis. It is in between, ये इसकी डिस्क्रिप्शन। तो जिस चीज की अपनी कोई डिस्क्रिप्शन ना हो वही रिस्की होती, कि जब देखेंगे जैसे वो होता है ना, सूबे की बात ये, प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट बिजनेस को पब्लिक सेक्टर बिजनेस से डिफाइन करना मुश्किल होता है। कैसे, पब्लिक सेक्टर बिजनेस वो होता है विच इज ओन बाय गवर्नमेंट और इट्स एनी ब्यूरो। और प्राइवेट की डेफिनेशन क्या बनाती है, अब बिजनेस विच इज नॉट ओन बाय गवर्नमेंट और इट्स एनी ब्यूरो इज कॉल्ड, इट इज जस्ट लाइक दैट, कि इसकी अपनी डिस्क्रिप्शन क्या है, कि ना तो ये उस तरह है ना ये उस तरह, ये इन दोनों के दरमियान में। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है बच्चों क्या है, डज नॉट फॉल स्ट्रिक्ट फॉर्मेट, यानी इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, स्ट्रिक्ट फॉर्मेट भी नहीं है जैसे स्ट्रक्चर का है, और नॉट कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज। बताओ, वही बात, ना वो है ना वो है, ये इन दोनों के कहा आता है, दरमियान में। इसके अंदर टैग्स और मार्कर्स होते हैं, हायरार्कीज होती हैं, जिसको सेमी स्ट्रक्चर में, यानी कोई भी ऐसा डाटा जिसको देखकर पता लगे ये शुरू कहां से हो रहा है, खत्म कहां से हो रहा है, और इसके अंदर डिफरेंट टैग प्लेस किए जा सके, इसको मैं कहूंगा ये ना तो स्ट्रक्चर्ड है ना ये अनस्ट्रक्चर्ड है। क्यों कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड, वो है जिसको वो ना तो इसके शुरू का पता लग रहा है ना इसके इख्तिताम का पता लग रहा है, शुरू कितने हो रहा है खत्म कितने हो रहा है। लेकिन अगर एक ऐसा डाटा हो जो ऑर्गेनाइज तो नहीं है, लेकिन उसका ये पता लग रहा है ये स्टार्ट कहां से हो रहा है तो खत्म कहां से हो रहा है, ये क्या है, ये सेमी स्ट्रक्चर, ये सेमी स्ट्रक्चर, राइट बच्चों। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर इन्होंने जो एग्जांपल दी है ना, वो भी खतरनाक,
वो खतरनाक क्यों है कि इसका दूर दूर तक आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन किताब में इसलिए मैं इसको लेके चलना चाह रहा हूँ, वरना किताब में ना होती तो आई कुड पुट अ लोकल एग्जांपल एंड गो ऑन। एग्जांपल क्या दिया बच्चों, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, HTML होता है ना उसकी शॉर्ट फॉर्म, पहले HTML आया था इसके बाद आया। तो इसकी क्या एग्जांपल दी उन्होंने, XML क्या है बच्चों, नॉट फुली स्ट्रक्चर्ड, हैव सम की वैल्यू पेयर्स एंड टैग्स, ये की वैल्यू और पेयर्स और टैग रखता है। इसमें किया ऐसा क्यों गया, देखिए बच्चों हमारे बचपन में ना लैंग्वेज आई GW बेसिक, हम इंग्लिश में कमेंट्स लिखते थे और कंप्यूटर उसको इंटरप्रेट करते, फिर हमारे बचपन पास्कल आई, लेकिन लेटर ऑन जो लैंग्वेजेस आई ना तो वहां प्रोग्रामर्स ने कहा कि इतना लंबा लंबा कोड क्यों लिखवा रहे हैं ना, कोई ऐसा रास्ता निकाले ना कि कोड हमें थोड़ा लिखना पड़े, यानी बात हम थोड़ी लिखे और समझ ज्यादा है। तो फिर लैंग्वेजेस के अंदर ये तरीका आना शुरू हो गया, जैसे जेसन आ गया, ठीक है, HTML आ गया। तो देखिए जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, आपको इसके अंदर कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या समझ आ रही है, एक पर्सन है उसका नाम ये है और उसके नाम से उसने ये परचेज किया, उसके नाम से एक इनवॉइस प्रोड्यूस हुई। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अक्सर बच्चे बिजनेस की क्लास में बैठ के नोट्स बनाते हैं। और कैसे नोट्स बनाते हैं, जनरल एग्जांपल इज दिस, कि सर ने ये बताया था कि एडवर्टाइजिंग बढ़ाएंगे तो सेल्स बढ़ेंगी, और इसका क्या बच्चों, ROI पे या नेट प्रेजेंट वैल्यू पे या रेट ऑफ इंटरनल रिटर्न पे क्या होता है, असर पड़ता है। तो ये इस तरह आप लिखते, क्या हाल, ये सेमी स्ट्रक्चर है, ना तो ये पूरा लिखा है आपने, अगर पूरा लिखते तो पैराग्राफ लिखते, और ना ही आपने इसको कोई टेबल बनाया है मैथमेटिकल या एक्सेल, आपने क्या किया है, और आपकी बात आपको समझ भी आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे नोट्स अक्सर बच्चे बनाते नहीं बनाते, हमारी इकोनॉमिक्स में तो बहुत चलते हैं, और इन्वेस्टमेंट के सब्जेक्ट्स में भी ये तरीका बहुत चलता है कि ये चीज बढ़ेगी तो ये बढ़ जाएगी, ये चीज होगी तो ये कम हो जाएगी, क्या कहते हैं राइट बच्चों। तो ये आप देखिए कि ये चलता कैसे है, आपने अब इसमें ज्यादा खपना नहीं है, मैं सिर्फ कहूंगा ये तस्वीर समझ लो बस, बाकी कुछ भी नहीं। एक कस्टमर आता है, मैं उसकी इनवॉइस बनाता हूँ, एक कस्टमर आता है उसकी इनवॉइस बनाता हूँ, तो देखो ये उसकी इनवॉइस बनी, उसने एक लैपटॉप खरीदा है, एक उसने क्या खरीदा है, हेडफोन खरीदा है, चलो ठीक है जी, ये उसने खरीदा है, मैंने यहाँ एंटर किया और देखो ये बैकएंड पे क्या बन रहा है, सेमी स्ट्रक्चर डाटा अरेंज होता जा रहा है, और वो किधर जा रहा है, बैकएंड। तो ये जो प्रोग्रामिंग का कोड पीछे चल रहा है, यानी आप एंटर कर रहे हैं और पीछे एक कोड जनरेट होगा, दिस इज कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर। तो आप इसको दो तरह से सोच के जहन में, यानी देखिए याद करने का कोई तरीका समझाना ना आपको कि आप ट्रबल में ना, एक तो ये समझ लो इनवॉइस बनती है और ये बैकएंड करो, और दूसरा ये समझ लो कि प्रोग्रामर जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उन्हें अपनी प्रोग्रामिंग के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, उन्हें इन टैग्स को तरतीब देना पड़ता है, और उन्हें एक कोडिंग करनी पड़ती है, और वो बड़ी बड़ी कोडिंग लिखना नहीं चाहते, इसलिए बना है। और मैं इसको डिस्क्राइब भी वैसे नहीं करूंगा जैसे किताब में, वरना आपका हम में टाइम जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये आपने समझ लिया तो काफी है। क्या समझ आ रहा है, इनवॉइस बनाई है हमने, हमें तो यही नजर आएगा ना, देखो इस तरह इनवॉइस नजर आएगी ना, लेकिन पीछे प्रोग्रामिंग कैसे चल रही है, कोड बनता है, और वो जाके बैकएंड में स्टोर हो रहा है, और उसी से हम इसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे, राइट बच्चों। अब देखो, तो हम कहेंगे यहां पे सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा इन ई कॉमर्स कंपनी कलेक्टेड द डाटा इन सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट सच एज जेसन XML एंड फॉर कंपनीज ऑर्डर। तो ये ऑर्डर आते जा रहे हैं, और आप इसमें सिर्फ इतना समझो, ये जो ऑर्डर आते जा रहे हैं पीछे इस तरह से डाटा क्रिएट हो रहा है, ठीक है जी, पता चल रहा है एंड का हो रहा है, शुरू क्या हो रहा है, देखने वाले को ये भी पता चलेगा अगली इन्वेस्ट कहाँ शुरू हुई, देखने वाले को ये भी पता चलेगा नाम क्या है अगली की, ठीक है, जो टेक्निकल। तो बच्चों क्या होगा, डेटा सेमी स्ट्रक्चर हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा, और देखिए इसका स्टार्ट समझ आ रहा है, इसका टोटल पे एंड समझ आ रहा है, सारी चीज आपको समझ आ रही है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। अब जो तीन लैंग्वेजेस वहां डाल दी जनाब ने,
जरूरत नहीं थी, बस इतना काफी था। उसको मैं यहाँ सिर्फ एक टेबल में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बात सिर्फ इतनी समझ आ जाए कि देखो सबसे पहले आया HTML। डिस्प्ले क्या करता था, वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए है स्टैटिक पेज जो बना होता है ना किसी भी वेबसाइट से, वो HTML। अच्छा, लेकिन जब आया ना XML, तो ये मार्कअप लैंग्वेज आई जिसको हायरार्किकल डाटा कंटेन करती है, लेकिन ये नेस्टेड तरीके से करती है। और आप देखो इसकी कोडिंग क्या है, देखो जरा, कोडिंग बड़ी नहीं है, इसकी कोडिंग क्या है, बड़ी है। समझ तो आ रहा है कहां से ऑर्डर आया, किसके में है, क्या आइटम नंबर था, राइस खरीदे उसने, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन जब आए हम जेसन पे, तो जेसन की बात ये कि ये लाइट वेट फॉर्मेट था। क्या था बेटा, लाइट वेट फॉर्मेट। वो फुल फॉर्मेट था काफी हद तक, और ये सब लाइट वेट फॉर्मेट था जिसके अंदर इजी फॉर ह्यूमन एंड मशीन। तो आप देखिए वही बात उसने कितने में लिख दी। तो ये जैसे जैसे चलते गए, तो फर्क सिर्फ ये है कि HTML हैविंग एन एक्सटेंडेबल टेक्स्ट in which you have to write more, but that extent is written in nested। nested का मतलब ये हो गया कि मैं इसकी ये वाली लाइन उठा के किसी दूसरे सेट में ले जाऊं तो नहीं चलूंगी। ये एक नेस्ट है जो शुरू हुआ एंड हुआ, इट्स अ सिंगल नेस्ट, लेकिन लेंथ इसकी क्या है, ज्यादा है। लेकिन जेसन आया ही इसलिए है कि वो उसी काम को क्या करेगा, थोड़ा स्क्वीज कर देगा। और बच्चों HTML के मतलब तो आप जानते ही हैं कि ये हेडिंग पैराग्राफ, ये जो हमारे वेबसाइट के फ्रंट पेज पे लिखी होती है स्टैटिक, एक्टिव नहीं स्टैटिक, वो सारी की सारी इसके अंदर तैयार की जाती है। ठीक है बच्चों, और ये आज से को तकरीबन 30-35 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, राइट बच्चों। इससे ज्यादा इसको ना पढ़ो, ये टेबल काफी है, थकने की कोई जरूरत नहीं है, इसका आपके साथ कोई गहरा ताल्लुक था ही नहीं, उसको इस तरफ लाने ही चाहिए, राइट बच्चों। सही होगी बात। अच्छा, तो अब यहां पे मैं कंक्लूड क्या करूंगा, बच्चों को समझ ये आई है कि मार्कर्स लगे होते हैं और उन्हें टैग्स लगे होते हैं जो उनको क्या करते हैं, समझाते हैं कि बात कहां से शुरू हुई कहां पे खत्म हुई। इसलिए हम इसको टोटली अनस्ट्रक्चर्ड नहीं कह सकते, हम इसको सेमी स्ट्रक्चर्ड नहीं। राइट जी, गुड हो गया, बात समझ आ रही। अच्छा बच्चों, अब टैग है और क्या है, मार्कर, दोनों चीजें। अच्छा बच्चों, अब देखिए हमारे यहाँ अक्सर इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या होते हैं, ये डाटा क्यों रखा है। देखिए हर मुआशरे में बाइंग एंड सेलिंग होती है, क्योंकि आप लोग आमतौर पे यही देखते हो शख्स सब सर्दी में गीजर बिक रहे हैं, सब गर्मी में AC बिक रहे हैं, तो हमें इसका फायदा क्या है, हम ये क्यों डाटा रिटेन करते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो आप कहेंगे इसको रखने का भी एक फायदा है, और फायदा ना होता तो हम रखते ही ना। एक तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है सीधी, हर इनवॉइस हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हमारा डाटा क्या होना चाहिए, डाटा प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है, हमारी कानूनी तकाजा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिटेन करना पड़ेगा ना बच्चों। अच्छा, लेकिन बेनिफिट क्या देगा, तो आप कहेंगे यार इसका सिंपल बेनिफिट ये है कि कस्टमर रिमेन इन टच विद, आप कस्टमर के फीडबैक के साथ साथ इन टच रहते हैं। और ये आफ्टर सेल ऑप्शंस और आफ्टर सेल सर्विसेज में आपके लिए मददगार हो। वो क्यों, मैं आपको एक मिसाल दूं। मेरी वाइफ गई मेरी हमशीरा के घर, उन्होंने वहां देखा उनका घर जरा छोटा है, तो उन्होंने एक बड़ा कंप्रेस किस्म का ना हायर का लिया फ्रीजर। मुझे तो बड़ा पसंद है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म। तो बेगम ने वहीं कहा मुझे पसंद आया, तो मैंने वहीं की मम्मी बहन से कहा ये कहाँ से लिया, उन्होंने कहा जी इस तरह लिया, तुम्हें चाहिए तो मैं भेज दूँ, ठीक है भेज दो। उन्होंने भेज दिया, है जी, वो आ गया फ्रीजर हमारे घर। अब वो फ्रीजर रख के लाने वाले ने, जालिम ने क्या किया, वो उल्टा रख के लिया। अब ये होता ये है कि जो फ्रिज होते हैं फ्रीजर होते हैं ना, इनकी टेक्नोलॉजी है कि इनके अंदर ऑयल होता है जैसे गाड़ी के इंजन में ऑयल होता है। अगर कभी आप इसे टेढ़ा रखें या उल्टा कर दें तो फिर आपको कोई आधा पौना घंटा इसको पहले सीधा रखना चाहिए, ताकि पाइप्स के अंदर को ऑयल वगैरह चला गया तो वो वापिस आ जाए। उस जालिम ने लाया, ला के स्विच लगा चला, या मेरा हाल है वो दे गया होगा घर वालों को जल्दी से, उसने बताया नहीं, स्विच लगा चला। फ्रीजर कूलिंग शुलिंग शुरू में करता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना उसकी आवाज बढ़ना शुरू हो गई। आवाज बढ़ना शुरू हो गई। उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता तो ऐसे थी जैसे कि ये पंखे की आवाज है,
फिर ऐसे हुई जैसे दूसरा वाला कल चल रहा था, तो ऐसे लग रहा है कटर चल रहा है एक साथ प्लास्टिक पे, वो आ गई। फिर ऐसा ऐसा इतनी होगी कि मुझे डर हो गया कि मेरा मीटर ही कमर्शियल ना कर जाए, अंदर इन्होंने प्लांट लगाएंगे। फिर इन दी एंड बेगम को इतना गुस्सा चढ़ा कि वो मेरे ऊपर वाले फ्लोर के ना, मतलब बैक साइड पे एक शेड लगा हुआ, उसके अंदर हमने वो प्लांट रख देते हैं गर्मियों में जो खराब हो, फाइबर शेड। बेगम ने उठा के बाहर निकाल दिया पड़ोसी यार। मैंने कहा आपने तो सोना है, आप तो शायद नहीं सोते कि हमने सोना होता है, इसको रात को बंद कर दिया। वो इन दी एंड भी पता चला कि ये सारा क्या है, आफ्टर सेल सर्विस का मसला। और ये कराची में बहुत होता है, फ्लैट्स के अंदर लोग फ्रिज लेके जाते थे, और फ्रिज ले जाते जाते 3 से 4 जगह हीट कर जाते थे, प्लास्टिक वगैरह फारिग हो जाते थे पैकिंग। और इसी तरह हमारे बुरे वाले गांव में क्या हुआ, एक बंदे को एसी दिया किसी ने, हाँ जी, उसने कहा फिट हो जाएगा, उसने किसी आम से बंदे को लगाया, उसने एक्सटर्नल बाहर लगा दिया, इंटरनल अंदर लगा दिया। कंपनी को जाकर उन्होंने बताया कि भैया ये तो गर्मी बड़ी हो गई इधर। उन्होंने कहा भैया ना हमने लगाई उल्टा है। कहा किससे? हो कहते गाँव का एक इलेक्ट्रिशियन, उसने क्या मैनुअल पड़ी लगा दी। इससे पता लगा कि भाई ये जो चीजें होती हैं इनकी फिटिंग शिटिंग के कोई तरीके हैं, इनको रखने के कोई तरीके हैं। तो बेहतरीन तरीका क्या है कि आप कंपनी से गए कि भाई अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजे और वो आके इसको इंस्टॉल करे। जैसे इस साल ना मेरा एसी खराब हो गया, तो मेरी आदत है वो, मतलब कोई भी चीज लेनी हो तो मैं, वैसे मेरी बेगम मेरे से ज्यादा समझदार, मेरा हाल है आमतौर पे ऐसे ही होता है, क्योंकि घर उसका है तो जाहिर है उसको ही पता है क्या है। फिर ये होता है मैं कोई चीज ले आऊं, ड्राइंग रूम का एसी में लगाया था तो वो व्हाइट ले आया, उसने कहा जी इसका कलर ग्रे होना चाहिए था, और मैं उसको साथ ही ले जाता कि यार तू देख। अच्छा वहां गए तो वो सबने कहा था ग्री देखना है, तो हम ग्री देखने गए, तो वहां कोई सेलमैन ने कोई ऊंची नीची बात की, तो बेगम मेरी तरह गुस्से वाली, तो उसने कहा ये तो अब ले नहीं, सवाल खत्म। बेगम ने कह दिया बात खत्म होगी, फिर मैंने कहा से फिर मैं चला गया। नहीं सही बात है, वो बात कह दे फिर वो हो भी जाती है, इसलिए मैं नहीं करता सीधी बात। वो फिर हम हायर वाले के पास गए, उन्होंने कहा जी T3 टेक्नोलॉजी है, लेकिन T3 टेक्नोलॉजी की शर्त ये है कि बंदा हमारा आके लगाएगा, हम सिर्फ ये प्राइस लेंगे, बंदा कोई पैसे नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप हमारे बंदे से लगाएंगे तो पता नहीं 3 साल तक के 2 साल तक अगर गैस निकलेगी तो भी हम डाल के देंगे, और ये होगा वो होगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक तो ये लगाएंगे एक जिम्मेदारी। तो आजकल का जमाना है ऐसा बच्चों, गीजर है कोई चीज है, कंपनी कहती है हम खुद लगा देते हैं, क्योंकि आप गलत लगाएंगे बाद में नाम हमारा खराब होगा। तो इसलिए उन्होंने कस्टमर सर्विसेज में ये तरीका रख दिया, इसलिए ये डेटा बड़ा जरूरी हो गया सेमी स्ट्रक्चर, पहले इसकी इतनी अहमियत नहीं। अच्छा बेटा अब आगे देखिए, कस्टमर की प्रेफरेंसेस को आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर ये डेटा आपके पास हो, क्योंकि कमोबेश ये लोगों की राय आपके साथ कन्वे करता रहेगा, कुछ ना कुछ आपको बताता रहेगा। और उसके अलावा क्या है, इंप्रूव करेगा थ्रू ओपिनियन पूल्स एंड कस्टमर फीडबैक, कस्टमर का फीडबैक आता रहेगा, आप इंप्रूव करते रहेंगे, है ना जी। और जैसे वो हमारे घर में सोलर लगा ना, तो मेरी मिसेज ने कहा कि देखें जी ये आपसे चलता है तो चला लें, आइंदा से ये बंदे नहीं करेगा। निकाल दिया मैंने, मैं चलो भाग यहाँ तुम्हें आते ही नहीं। मैंने खुद रीडिंग शुरू कर दी, यार खुद रीडिंग करके करते हैं। अब एक दोस्त के घर मैंने सोलर लगा, अपनी स्टडी की बुनियाद पर टीम पकड़ी, एक वेल्डर पकड़ा, ये कौन सी बड़ी साइंस है, लगा दूंगा मैं तुझे। ठीक है जी। वो वजह ये है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक 10K का फोन ग्रिड सिस्टम लगा रहे थे। वो मेरा को 5 साल पुराना एक सिस्टम लगा हुआ था इम्ब्रेक्स का 3.2 का, उसके साथ हमने बड़ी बैटरियां डाली हुई थी, वो 230 एम्पेयर में दो, वो मोटर से बड़ी होती है, उठाई नहीं जाती, टावर होते हैं बड़े, वो ट्यूबुलर, वो मैंने लगी हुई थी। वो मेरे घर 2018 से लेके माशाल्लाह कोई 2023-24 तक कभी लाइट गई ही नहीं, क्योंकि लाइट जाती तो चार्ज बैटरी है वहां पे, और आपके घर में पंखे लाइटें चलती रहे तो लाइट कहाँ गई, आप काम चलता रहता है। उन कमबख्तों ने वो लगाया और वो जला दिया। बेगम, मैं कहा इनको उठा के बाहर फेंको, इनको काम ही नहीं आता, ये कहाँ से आ गए। तो आपको जो सोलर वाले हैं ना, वो यही है हमारे कॉलेज वाले, ये इधर मुझे मिल लेता। तो एक दिन कहता है वो आपकी मिसेज बड़ी स्ट्रिक्ट है, मैं कहता तेरी हरकतें बड़ी खराब है। असल बात ये तुम लोग की हरकतें खराब। अब देखिए सोलर में क्या जाता है यार, अगर आपने लगाया तो 6 महीने में एक दफा आप क्लाइंट को कॉल करके कुछ नहीं यार सही चल रहा है,
कोई मसला तो नहीं। भाई एक इलेक्ट्रिशियन आपसे एक विजिट का 500 रुपया लेता है, आप 1000 रुपया भी उसे चार्ज कर देंगे ना, वो तब भी नहीं बोले। वो कहेगा यार बंदे तो आए हैं ना, साल में 2 दफा 3 दफा वॉश करा दे, आपके कितने पैसे लगे। तो मीन्स कहने का कि यहाँ सर्विस देने वाला कोई नहीं, लेकिन जिन मुल्कों में ये हो रहा है ना भाई, दे वो सर्विसेज के मामले में बादशाह, और वो कस्टमर ओपिनियन को ऐसे लेते हैं जैसे पता नहीं कितनी मुकद्दस चीज है, और इससे हम क्या निकाल लेंगे, क्या समझे, और उसके फीडबैक से वो बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए बच्चों इन्वेंट्री मेंटेनेंस, बाकी सारे मामला, डिमांड्स का एनालाइज करना, वो भी इन्होंने इस पे छोड़ दिया। उसकी वजह क्या होती है? वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह ये होती है बच्चों कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना कोई भी कारोबार या कोई भी चीज इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो हमारी कॉस्ट बहुत हाई होती है, आगे आगे चल के कॉस्ट क्या होती है, कम हो जाती है। ये कॉस्ट की मैं बात करूं बेटा, लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करूं, शुरू में हाई क्यों होती है? शुरू में इसलिए हाई होती है कि हमें एक प्रोडक्ट लेके जाना है, उसमें हमें रिस्पॉन्सिवनेस देनी है। क्या देनी है? रिस्पॉन्सिवनेस देनी है। यानी ऑर्डर आए और हम फौरी तौर पे क्या करें, प्रोडक्ट दस्तयाब होना चाहिए। जैसे यूं समझ लो, मेरे पास एक गाड़ी है और मुझे किसी एड से या किसी तरीके से इंस्पायर किया गया है कि तू ZXL का ऑयल डाल, तेरी गाड़ी बड़ी अच्छी चलेगी। मैं गया, मैंने कहा यार ZXL का ऑयल डाल, वो कहता नहीं, मैंने जिंक का डलवा दिया, अब मैं दोबारा डलवाऊंगा वो वाला, तो मेरी गाड़ी उसको मूव कर रही है, अब मैं चेंज करके नया रिस्क लूंगा। जैसे मेरी कैट है, तो वो एक फूड पे लगी हुई है, अब आप ऐड भी दे दोगे तो मेरे लिए रिस्की है, मैं कैट को वो वाला फूड दे दूं और उसको लूज मोशन लग जाए, कोई मसला हो जाए, मैं उसको ठीक कहां से करूंगा फिर, वो एडजस्ट हुई है इसको। तो इसलिए शुरू में हमें क्या करना पड़ता है, डिमांड आ रही है तो ट्रेन नहीं, सी नहीं, बाहर चीज भेजो, और इस वक्त कॉस्ट हाई बेयर करो। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास डेटा इकट्ठा होता जाएगा, तो अब क्या होता जाएगा, हमें पहले ही अंदाजा हो जाएगा, और हम उस प्रिडिक्शन की बुनियाद पे अपना प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करेंगे। और लेटर ऑन जाके बच्चों क्या होगा, हमें पहले ही पता होगा कि बरसात के मौसम से पहले हमें जो है, बंद हो जाना यार, बरसात के मौसम से पहले हमें क्या करना है, अपनी दवाइयां रेडी करनी है। तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज मलेरिया की, ठीक है जी, एंटीबायोटिक सारे रेडी कर लेते हैं कि बरसात का मौसम आने वाला है, ये फोरकास्टिंग है उनकी पहले से। ठीक है, इसी तरह से गर्मियां आने से पहले पंखों की और एयर कंडीशनर की प्रोडक्शन बढ़ जाती। तो ये सारी चीजें कैसे हुई, जब डाटा स्मूथ हो गया। शुरू में डाटा कोई नहीं होता किसी प्रोडक्ट का, हमें ये नहीं पता होता ये प्रोडक्ट कितना चलेगा या कितना कम चलेगा, लेकिन जब ऑर्डर आता है हमें ज्यादा क्या होना पड़ता है, रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है। पाकिस्तान में जब कैडबरी लॉन्च हुई थी ना, मेरा ख्याल है आज से कोई कमोबेश को 15-20 साल पहले की बात है, तो दे आर सो एक्टिव, उन्होंने एक फोर्स रखी हुई थी बकायदा मोटरसाइकिल वाले लड़कों की। और वो क्या करते थे कि जैसे ही, क्योंकि कैडबरी ज्यादा ले भी कोई नहीं रहा था, हमारे यहाँ उस जमाने में स्टोर भी छोटे छोटे थे, तो उन्होंने क्या किया हुआ था कि जब कोई ऑर्डर आता था दे रन आफ्टर इट, जैसे वो रेस्क्यू 1122 जा रही होती, ये कुछ आके आओ करो। एक दफा कैडबरी लगी इस कॉम को, फिर पूछेंगे इनसे, और वो लगी। क्या हाल है बच्चों, रह गए नहीं? तो शुरू में तो चॉकलेट कड़वी लगती है ना सबको, बट 20 ईयर्स में मेरा नहीं ख्याल लाहौर का कोई बंदा हो जिसको चॉकलेट पसंद ना हो सकता है कुछ सड़ियल हो एक दो, लेकिन बाकी सारे जो है मतलब के दे आर सो बेस्ड ऑन दैट। क्या हाल है बच्चों? क्योंकि मैं तो जब बचपन में पहली दफा चॉकलेट खाई ना, तो मुझे वो क्रेलो का रिप्लेसमेंट लगी शुरू में, कि यार ये तो बड़ी अच्छी है कड़वी सी, हम वैसे भी कड़वी चीज बहुत खाते हैं, है ना? क्या हाल है बच्चों? तो वो हमारी लर्निंग हो जाती है, फिर हमें उस चीज का टेस्ट लग जाता है। तो ये टेस्ट बनाने के लिए शुरू में रिस्पॉन्सिव रहे, और बाद में ग्रेजुअली क्या हुआ बच्चों, हम उसके आदी हो। ठीक है बच्चों, नो डिफिकल्टी जी, बात समझ आ रही सारी? अच्छा बेटा, अब आखिरी काम करते हैं और चलते हैं, जुम्मा भी आज। अच्छा, आखिरी काम ये बेटा कि ये मेरे पास 9 पॉइंट्स हैं, आपने इसमें से मुझे ढूंढ के दिखाना है कि स्ट्रक्चर डाटा कौन सा है,
अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा है और सेमी स्ट्रक्चर्ड कौन सा है, आपने लिखना है 1 2 3 पहले 9 तक सीरियल दें अपने पेज के, और फिर मुझे बताना है। अगर आपने ये टेबल सॉल्व कर लिया, मैं समझूंगा आप एमसीक्यू हल कर लेंगे, लेकिन मैं 9 एमसीक्यूज पे टाइम नहीं लगाना चाह रहा, इसलिए मैंने एक टेबल बनाया।